हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम भूगोल से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो आगामी शिक्षक भर्ती के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भूगोल के जनक की उपमा किसे प्रदान की गई है। चार ऑप्शंस हैं इसमें, हिकैटियस, टॉलमी, इराटोस्थनीज या हेरोडोटस। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, हिकैटियस। यानी भूगोल के जनक की उपमा किसे प्रदान की गई है? ये प्रदान की गई है हिकैटियस को। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड। सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था ये बताना है। केपलर, गैलीलियो, इराटोस्थनीज या अलम सूदी। तो सबसे पहले जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किया था इराटोस्थनीज ने। ये किसने किया था? इराटोस्थनीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किसने किया? यानी सबसे पहले विश्व के मानचित्र पर देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किसने किया था? प्लिनी, हेरोडोटस, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले विश्व के मानचित्र पर देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किया था हेरोडोटस ने। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगर पूछ लिया जाए कि विश्व का जो मानचित्र होता है उस पर देशांतर रेखा किसने सबसे पहले खींचने का प्रयास किया था, तो ये किया था हेरोडोटस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? ये बताना है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? ये लगता है 4 मिनट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर को, 30 डिग्री देशांतर को, 90 डिग्री देशांतर को या 180 डिग्री देशांतर को। तो ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन लाइन किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर को। किसको बोलेंगे? प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच? 0 डिग्री देशांतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है उसको किसे कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर को, 45 डिग्री देशांतर को, 75 डिग्री देशांतर को या 180 डिग्री देशांतर को। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोलते हैं? 180 डिग्री देशांतर को। ये शिक्षक भर्ती और यूपी टेट में आया वो क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन था, ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर को। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो किस जल संधि के से होकर गुजरती है? जिब्राल्टर जल संधि, बेरिंग जल संधि, पाक जल संधि या मलक्का जल संधि। तो ये गुजरती है बेरिंग जल संधि से होकर। ये कहाँ से गुजरती है? बेरिंग जल संधि से। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाक जल संधि ये किन किन देशों के बीच में स्थित है? यानी जो पाक जल संधि है, डमरू मध्य, ये कौन कौन से देशों के बीच में है? तो ये है श्रीलंका और भारत के बीच में। इसको ध्यान रखिएगा, पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के मध्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1 दिन बढ़ जाता है, 1 दिन घट जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? 1 दिन घट जाता है। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1 दिन
घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 110 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 115 किलोमीटर या 116 किलोमीटर। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी टेट में पूछा जाता है बार बार, और शिक्षक भर्ती में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं? इस तरीके से 23.5 डिग्री को क्या कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में? तो 23.5 डिग्री को विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध इस तरीके से बना होता है, तो ये विषुवत रेखा होती है, और इस तरीके से जो लाइंस पड़ी होती हैं उसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। और जो ऐसे लाइंस पड़ी होती हैं इनको क्या बोलेंगे? कर्क रेखाएं बोलते हैं ना। तो उत्तरी का बताना है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? इस तरीके से, ये साउथ हो गया, ये हो गया नॉर्थ, यानी उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? कर्क रेखा आएगी या मकर रेखा आएगी? तो उत्तरी गोलार्ध में बोला जाता है कर्क रेखा। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। और पूछ लिया जाता है भारत किस रेखा में स्थित है? तो ये किस गोलार्ध में है? ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत यहाँ पे है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया ऊपर होगा कर्क रेखा, तो नीचे क्या होगा? मकर रेखा। बीच की लाइन जो होती है उसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध के लिए? मकर रेखा राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विषुवत रेखा से दोनों यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से अगर ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाती है, लंबाई अधिक हो जाती है, या लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या लंबाई में अचानक वृद्धि हो जाती है? ये है विषुवत रेखा। ठीक, ये है ध्रुव, एक ये ध्रुव है, ये एक ये ध्रुव है। तो इधर जब जाएंगे तब क्या होगा? धीरे धीरे कम पड़ेगा ना, और इधर नीचे की ओर आएंगे तब भी क्या होगा? धीरे धीरे कम पड़ेगा। लाइंस की लंबाई क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा सही? लंबाई कम होती जाती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर पूछा जाए विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये लंबाई में कमी आती है, यानी लंबाई कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम होती जाती है, अधिक होती जाती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? और डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कम होती जाती है। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं ये बताना है। 7, 8, 9 या 10? तो वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहले कितने थे? 9। यम को हटा दिया गया है। अगर ग्रहों की संख्या याद करनी है तो किस तरीके से याद करेंगे? बीएसपी में, इस तरीके से बीएसपी में, BSAV, ये ध्यान रखिएगा। बीएसपी में BSAV इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बुध। पहला जो बी लिखा हो इसको बोलते हैं बुध, दूसरा है शुक्र, और फिर पी जो लिखा हुआ ये है पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। फिर नेक्स्ट लिखा है एम हो जाएगा मंगल, ये मंगल ग्रह हो गया। फिर ये बी लिखा हुआ है, बी कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति, जिसको बोलते हैं बृहस्पति गुरु जिसको बोलते हैं। और एस क्या हो जाएगा? शनि, एस हो जाएगा शनि। फिर ए क्या होगा? अरुण, और नेक्स्ट वी हो जाएगा वरुण। अब इसमें आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, बाह्य ग्रह कौन से होते हैं? जो 4 के स्टार्टिंग होते हैं वो आंतरिक ग्रह होते हैं, और जो 4 लास्ट के होते हैं वो बाह्य ग्रह होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको लाइन से याद कर सकते हैं। बीएसपी में BSAV, तो बी से हो जाएगा पहला बी बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति,
शनि, शनि के बाद अरुण, नेक्स्ट वरुण। ये थे लाइन से ग्रहों के नाम। और टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 8। ये ध्यान रखिएगा, नवा ग्रह जो यम था उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे पास में ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा होगा? सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह होता है, कौन सा होता है? शुक्र। तो वहां पे शुक्र आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर होगा डी, सूर्य से पूछेगा तब बुध लगाएंगे। और सूर्य पूछ लिया तो है क्या? सूर्य एक तारा है। आकार तथा संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो इसको कितने भागों में विभक्त किया जाता है? अभी बताए थे, आंतरिक भाग और बाह्य भाग में। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर देख लेते हैं, पृथ्वी सूर्य से निकटतम कौन सा ग्रह है? जो पृथ्वी है सूर्य से निकटतम कौन सा ग्रह है? जो अभी हमने बताया था वहाँ से फॉर्मूले से बीएसपी में VS उससे भी कर सकते हैं और ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। सबसे बेटर कि जो फॉर्मूला बताएं उसको लर्न कर लीजिएगा, उससे पता चल जाएगा पृथ्वी जो है सूर्य से निकटतम कौन सा ग्रह है। तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ग्रह, यानी दूसरा और तीसरा में से तीसरा ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे प्रमुख सदस्य किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, मंगल को, सूर्य को या शनि को? तो सौर मंडल का सबसे प्रमुख सदस्य किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। अगर पूछा जाए सौर मंडल का सबसे प्रमुख सदस्य कौन सा है, तो ये सूर्य है। और पृथ्वी को शुक्र का बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन है। पृथ्वी को जीवन का ग्रह भी कहा जाता है। और जो शुक्र होता है सबसे चमकीला ग्रह भी कहलाता है। भोर का तारा और सांझ का तारा भी शुक्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19, लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह मंगल, पृथ्वी, वरुण, अरुण। तो लाल ग्रह किसे कहेंगे? मंगल ग्रह को। लाल ग्रह किसको बोला जाता है? मंगल ग्रह को बोला जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर, सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ब्रह्मवर्त, सूर्य, पृथ्वी या इनमें से कोई नहीं। तो सौरमंडल का जन्मदाता किसको माना जाता है? ये माना जाता है सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को माना जाता है। बी ऑप्शन राइट होगा। कुछ ग्रह जिन पे उपग्रहों की संख्या 0 है, वो ग्रहों की संख्या बतानी है कितनी है जिनमें उपग्रह कोई भी नहीं है। तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं, ये बुध एक और दूसरा शुक्र। इन पे उपग्रहों की संख्या क्या है? 0 है। इन पे कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1। जो पृथ्वी का उपग्रह है एक, वो कौन सा? चंद्रमा। मंगल पर उपग्रह की संख्या है 2, फिमोस और डिमोस। बृहस्पति जो सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला माना जाता है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए बृहस्पति ऑप्शन में दिया हो और शनि भी दिया हो, तो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए शनि ग्रह के। जो अक्टूबर-नवंबर 2019 में जो बैठक हुई थी उसके अनुसार शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। और बृहस्पति के वैसे उपग्रह थे कितने? 67। और शनि के पहले थे 62। अब इनकी संख्या बढ़ चुकी है। अरुण के हैं 27 उपग्रह। अरुण के 27 उपग्रह हैं और वरुण के हैं 14 उपग्रह। ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ पठार जो विश्व के प्रमुख पठार हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एशिया माइनर ये स्थित है तुर्की में। अनातोलिया का पठार ये भी स्थित है तुर्की में। मसेटा पठार स्पेन में स्थित है। चियापास मैक्सिको पठार ये दक्षिण मैक्सिको में है। पामीर का पठार बहुत पूछा जाता है, ये है मध्य एशिया में। पामीर का पठार कहाँ पे है? ये मध्य एशिया में है। अलास्का यानी यूक्रेन पठार ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोलंबिया का पठार ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन पठार ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोलोरेडो पठार ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और ग्रीनलैंड का पठार ये ग्रीनलैंड में। ये कहाँ पे है? ग्रीनलैंड में। ये ध्यान रखिएगा। और विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर देख लेते हैं।
इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जाता है, गुरु शिखर कहाँ पे है। जो गुरु शिखर पर्वत है ये कहाँ पे है, भारत के राजस्थान में माउंट आबू में ये है, अरावली की पहाड़ियों में पाया जाता है। और अरावली की पहाड़ी विश्व के सबसे पुरानी पहाड़ी मानी जाती है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। ये स्थित है नेपाल देश में। ये कहाँ स्थित है, नेपाल देश में। इसकी श्रृंखला हिमालय, इसको श्रृंखला क्या है, हिमालय श्रृंखला बोली जाती। ऊंचाई है 8,848 मीटर। अगर ऑप्शन में दिया हो 8,850 या 51 तो वो टिक करेंगे, क्योंकि इसकी ऊंचाई क्या थोड़ी सी बढ़ गई है। K2 दूसरा है जो भारत का है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, K2 जिसको बोलते हैं गाडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई है 8,611, इसको बोलते हैं K2। ये स्थित है काराकोरम में, काराकोरम श्रृंखला जो उसमें स्थित है, ये भारत के पीओके में है। ठीक, नेक्स्ट है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई है 8,597। ये स्थित है हिमालय श्रृंखला में और भारत देश में है। हिमालय श्रृंखला में है लेकिन देश कौन सा है, भारत। नेक्स्ट है नंगा पर्वत। इसकी ऊंचाई है 8,124। इसकी श्रृंखला पड़ती है हिमालय और देश है भारत। एकांका गुआ ये पूछ लिया जाता है 6,960। इसकी ऊंचाई नहीं पूछी जाती, ये पूछ लिया जाता है किस देश में। एकांका गुआ है अर्जेंटीना देश में और श्रृंखला कौन सी है, एंडीज श्रृंखला। नेक्स्ट है ओजस डेल साल्डो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजस डेल साल्डो 6,865 मीटर ऊंचाई है और ये एंडीज श्रृंखला में अर्जेंटीना चिली में है। चिम्बोराजो ये कहाँ पे है, ये 6,267 मीटर की ऊंचाई इसकी है। ये एंडीज श्रृंखला में है, इक्वाडोर में। नेक्स्ट है माउंट मैकिनले 6,194, अलास्का श्रृंखला पड़ती है और देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कोटोपैक्सी नेक्स्ट 5,897, एंडीज श्रृंखला और देश है इक्वाडोर। ये देश अगर पूछा जाए कहाँ पे है कोटोपैक्सी तो इक्वाडोर में है। किलिमंजारो 5,895, इसकी श्रृंखला पड़ती है किलिमंजारो और ये है तंजानिया देश में। किलिमंजारो कहाँ पे है पर्वत शिखर, तंजानिया में। माउंट एल्बुरस 5,642, काकेशस जॉर्जिया देश में पड़ता है। माउंट एल्बुरस 5,642 मीटर ऊंचाई है और ये पड़ता है काकेशस जॉर्जिया। नेक्स्ट है माउंट ब्लैंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया था। माउंट ब्लैंक ये है ऊंचाई इसकी 4,807 मीटर, आल्प्स श्रृंखला में पड़ता है और ये देश है फ्रांस इटली। मैटरहार्न पर्वत अभी जो बहुत ही चर्चा में रहा है, मैटरहार्न पर्वत कहाँ पे है, ये स्विट्जरलैंड में है। 4,478 मीटर ऊंचाई है और पेनाइन आल्प्स में श्रृंखला में स्थित है, यानी इस देश है स्विट्जरलैंड। मैटरहार्न पर्वत किस लिए अभी चर्चा में रहा था, ये कोविड-19 से जो देश लड़ने में अपना अपना योगदान दे रहे हैं तो उनके योगदान को दर्शाने के लिए इस पर्वत पे उसकी जो ग्राफिक्स के थ्रू उसको प्रदर्शित किया गया था, उन देशों को सम्मानित किया गया था। तो मैटरहार्न पर्वत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है। माउंट कुक 3,744 मीटर ऊंचाई है, दक्षिणी आल्प्स श्रृंखला में स्थित है। ये देश है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड देश में स्थित है। मैटरहार्न की ऊंचाई एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ये है 4,478 मीटर ऊंचाई है और ये है स्विट्जरलैंड में। और श्रृंखला कौन सी पड़ती है, आल्प्स श्रृंखला। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। प्रेजेंट टाइम में हमारे चैनल पर सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट, केवीएस पीआरटी, DSSB पीआरटी और TGT PGT फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस चल रही हैं। जिन्होंने ये क्लासेस नहीं देखी वो सारी क्लासेस हमने प्लेलिस्ट में पिनअप कर दी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं।